वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लास 8 सिविक्स जुडिशरी चैप्टर के ऊपर है। जुडिशरी चैप्टर के जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? ज़्यादातर जुडिशरी का मतलब हम जजमेंट, जज, कोर्ट इन सब से ही समझ में हमें आता है, पर आज हम इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि जुडिशरी का रोल क्या है। ठीक है, तो जुडिशरी सिस्टम एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जितने तरीके के झगड़े होते थे, कन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो सिटीज़न टू सिटीज़न के बीच में हो, सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। इसको रिजॉल्व करने का, ठीक है, इसको सेटलमेंट करने का काम, किसी भी झगड़े को सेटलमेंट करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। चाहे वो सिटीज़न टू सिटीज़न का हो, चाहे वो सिटीज़न टू गवर्नमेंट का हो, एलिगेशंस लगाना, ठीक है ना, उन सभी डिस्प्यूट्स को, झगड़े को रिजॉल्व करने का काम है जुडिशरी का। जैसे हमारे घर पे हमारी मम्मी को काम होता है ना, सारा डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करती है। उसी तरीके से जुडिशरी जो है एक मैकेनिज़्म है जो कि जितने भी सारे डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करता है। फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट, द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि भाई जो भी पार्लियामेंट ने, अगर समझ लीजिए कोई भी लॉ पास करके दिया, पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से होकर के जो पार्लियामेंट में जो लॉ पास करके दिया है उसको भी स्ट्राइक डाउन यानी कि रोकने का काम किसका होता, मतलब रोक सकते हैं जुडिशरी, तभी इफ़ इट बिलीव दैट दिस आर अ वायलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं जुडिशियली रिव्यू, इसको कहते हैं जुडिशियली रिव्यू। ठीक है, फर्स्ट का क्या था? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। सेकंड का क्या था? जुडिशियली रिव्यू। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ उन्होंने पास कर भी दिया है लोकसभा राज्यसभा से होते हुए, फिर भी जुडिशरी के पास पावर है कि वो लॉ को जो है पास होने के लिए रोक सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली इस लॉ ये जो लॉ है वो किसी भी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट क्या है? हर एक सिटीज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, अगर उसको लगता है कि कोई भी उसका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किया गया है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के लास्ट राइट में लिखा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो जुडिशरी की 3 रोल हैं। फर्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेकंड है जुडिशियली रिव्यू, और थर्ड है कि कोई भी जो है वो कोर्ट में आकर के, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ हीज और हर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। ये 3 रोल आपको बड़े अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डायरेक्ट ऐसे जो है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में अगर आपने देखा होगा वो स्टोरी बेस्ड है, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउ द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल in ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive। मतलब एक सेंट्रल रोल प्ले करता है जहाँ पर जो है जुडिशरी ये देखता है कोई भी किसी भी पावर का मिसयूज़ ना हो। हमने पहले भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसी का काम है लॉ बनाना, किसी का काम है लॉ को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना, और किसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना, जजमेंट करना, ताकि कि एक के ऊपर ही बर्डन ना जाए। ठीक है, सोचिए आपके स्कूल में जो है अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स क्यों रखे गए हैं। ठीक है, अगर सोचिए कि एक ही जो है, जो भी आपको मैथ्स करवा रहे हैं
वही आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ करवाए। तो वैसे बचपन में ऐसा होता था, 4 क्लास तक अभी भी ऐसा ही होता है, पर जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती है, अगर एक टीचर के ऊपर ही सारी की सारी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी देने लग गए तो क्या होगा कि यहाँ पे पावर का मिसयूज़ हो सकता है, या फिर फंक्शन में जो है फंक्शन एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहेगी। इसीलिए पावर को डिवाइड कर दिया है ताकि ना मिसयूज़ हो और ना ही उसका फ्लो जो है वो ब्रेक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल, क्या कौन सा रोल प्ले करता है? प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। It play a crucial role in protecting the fundamental right of citizen because anyone can approach the court. I think ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। What is an independent judiciary? वो इंडिपेंडेंट है, उसे कोई जो है, जैसे हम फिल्म में बॉलीवुड के काफ़ी सारे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो पॉलिटिशियन है वो जज को जो है पैसे दे रहा है या जज को जो है धमकी दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अगर एक बार सेलेक्ट हो गए तो उनको उस पोजीशन से हटा पाना बहुत मुश्किल है, और कोई भी पॉलिटिशियन जो है इस इलेक्शन में नहीं रहता है, उनका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है ये इन जजों को चुना जाता है, और अगर एक बार अपने ये पोजीशन में आ जाते हैं तो इनको हटा पाना अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, सिंघम वगैरह बहुत सारे ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर्स के ऊपर जो है काफ़ी सारे ऐसे मूवी बनी हैं जहाँ पर कि जो है एमएलए है या हाई पोस्ट में कोई एक हाई रैंक में कोई लीडर है जो कि पुलिस वालों को धमकी देता है कि मेरा ये केस जो है वो छोड़ दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये धमकी वो किसी जज को नहीं दे सकते। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट अगर मैं एक पिरामिड वे में दिखाऊं तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट जो है वो 3 लेवल में है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, ठीक है, एक है स्टेट लेवल में जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, और एक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया, जो हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, एक क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिसे सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, एक है स्टेट लेवल में जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है जो हर राज्य में आपको मिल जाएगा स्टेट लेवल में, और एक ही है, सिर्फ एक ही है टॉप, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। ये कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली, एंड इज प्रेसिडेंट ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो डिसीजन है वो दोनों कोर्टों को मानना पड़ता है। इसी को कहते हैं एफिलिएटेड सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ा जो जुडिशियली जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट कर दिया वो हाई कोर्ट को भी मानना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना है। चलिए एक बार मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप पर समझ लीजिए कोई मुकदमा चल रहा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा है हो, पर ऐसा अगर होता है, और जैसे कि हमने इस बुक में हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर में भी हमने एक स्टोरी पढ़ा था, लक्ष्मण सुधा इसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको 5 साल की सज़ा सुनाई जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, और आपने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जाकर के आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टेटमेंट को जो है चैलेंज किया। तो वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं 5 साल की नहीं, इन एविडेंसेस के माध्यम से आपको जो है 1 साल की सज़ा होती है। ठीक है, और अगर किसी नहीं, समझ लो कि उन्होंने 10 साल की सज़ा दे दी, चलो, वरना आप हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे ना। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि अरे भाई यह तो 5 साल हो गए, तो 10 साल बना दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने आपको मात्र 1 साल की सज़ा दी है, तो कौन सा स्टेटमेंट और वर्डिक्ट आप मानेंगे? वो आप सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। ठीक है,
यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है आप वहाँ पे जाकर के स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट लेवल के हाई कोर्ट में जाकर के जो है आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो रिज़ल्ट है, आप उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपील कर सकते हैं। पर सबसे फाइनल जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही आपको मानना होगा। शायद आपको समझ में आ गया हो ये वाला पॉइंट। What are the different branches of the legal system? लीगल सिस्टम के ब्रांचेस क्या क्या है? तो दो सिस्टम है, लीगल सिस्टम के दो ब्रांचेस है, एक है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, या सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही ये दोनों कोर्ट जो है अलग अलग है। सिविल कोर्ट जो है वो क्या डील करता है? हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी के अधिकार का जो है हनन, उसको कहते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट। और क्रिमिनल कोर्ट जो है, जो कि क्राइम ऑफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट का, अच्छा क्रिमिनल कोर्ट का थोड़ा सा मैं आपको एक ऑफेंस मतलब जैसे कि लॉ ने, कानून ने जिसको जो है क्राइम बोला है, जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर, ठीक है, ये सारा जो है वो क्रिमिनल में आ जाता है। किसी को आपने अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब मर्डर करने की कोशिश की है, किसी को आपने जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा है, ये सारी चीज़ें, चोरी, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिमिनल में आ जाती हैं। सिविल में क्या होता है? सिविल की स्टार्टिंग होती है पिटीशन, एक फाइल किया जाता है, एक पिटीशन से जो है होता है, वो कोई भी अफेक्टेड पार्टी दे सकता है। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति किराए के घर पे रहता है, अब उसने जो है उसके जो लैंडलॉर्ड है उसको उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया है, तो वो जो है लैंडलॉर्ड जो है वो सिविल कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सिविल कोर्ट का जो मैटर है वो किसी राइट के ऊपर है, किसी को फिजिकली कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जैसे कि लैंड खरीदना, लैंड बेचना, डाइवोर्स जो पेन पेपर में है। ठीक है, तो वो उसकी स्टार्टिंग एक पिटीशन से, एक फाइल पिटीशन को जो है फाइल किया जाता है और वो फिर स्टार्ट हो जाता है। क्रिमिनल केस जो है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, F फॉर फर्स्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट से स्टार्ट होता है, जो कि पुलिस के पास जा कर के, समझ लीजिए आपके घर में कोई चोरी हुई है तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और आप पुलिस को उसकी खबर देंगे। पुलिस को, जो पुलिस में जो अंतर कुछ उनका तो कोई वो नहीं है ना कि वो सिग्नल आ गया कि अरे भाई यहाँ पे चोरी हुई है, वो अपना आप उनको पता चल जाए, सुपर पावर तो वो है नहीं। आपको जा कर के बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस एड्रेस में रहता हूँ और मेरे घर में जो है वो चोरी हो गई है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे ही आपने रिपोर्ट लिखवाया, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसको जो है, इस केस को कोर्ट में फाइल करेगा। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर कोई जो है वो कोर्ट में जा सकता है? तो इन प्रिंसिपली जो है हर कोई कोर्ट में जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो लीगल प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे लॉट ऑफ मनी और पेपर वर्क यानी कि टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी, ये दोनों चीज़ें लगती है लीगल प्रोसीजर में। आपने एक हमारे सनी देओल का जो एक्टर है उनका बहुत एक फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि कितना ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम लगता है। ठीक है ना, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, तो वो एक गरीब इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। सोचिए गरीब इंसान जो कि डेली वर्कर है, जिसको जो डेली काम करता है तभी उसको वेजेस मिलते हैं, तो वो जो है वो नहीं, इस लीगल प्रोसीजर में नहीं जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एक सिंपल मैकेनिज़्म निकाला 1980s में, जिसको कहा जाता है पिल। P फॉर पब्लिक, I फॉर इंटरेस्ट और लिटिगेशन, मुकदमा, L फॉर लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये मैकेनिज़्म निकाला ताकि कि इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस। कब निकाला? इन 1980। It allow any individual or organization to file a bill in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose right being violated। मतलब किसी का भी अगर राइट आपको दिखता है कि वायलेट हुआ है तो आप एक लेटर भी,
एक टेलीग्राम भी जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, तो तभी से वो एज अ केस जो है उसको लिया जाता है। The legal process was simple and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court, High Court could be treated as a bill, जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे जो है ये कोर्ट एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभा रहा है फंडामेंटल राइट को जो है सिक्योर करने में, ठीक है। और इस बिल के आ जाने से बहुत ही ज़्यादा जो है जस्टिस मिलने में इजी मिला। बस यही था चैप्टर। इतना बड़ा तो चैप्टर है ही नहीं, पर ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को एज इट इज़ एज अ नोट आप इनको लिख सकते हैं और आप इनको जो है आंसर के फॉर्म में भी अपने पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा कि इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स है वो तो है ही नहीं, ना के बराबर है, सारे वैल्यू बेस्ड है। तो आपको इसका मतलब है इस कंडीशन में हमें चैप्टर को हेडिंग वाइज जो है पढ़ लेना चाहिए। हेडिंग, सब हेडिंग वाइज जो है वो हमें उसको पढ़ लेना चाहिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सिविक्स में क्या होता है, डायरेक्ट बुक के जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।